हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम लोग अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है अकाउंटिंग का। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्यों है और अकाउंट्स किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंटेंसी, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अब अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अकाउंटेंसी क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या समझना है अकाउंटेंसी। तो जो अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी बेसिकली है एक लैंग्वेज। क्या है ये एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना, वैसे ही अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है। बट हिंदी और इंग्लिश जो है ना, वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो हम हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही जब हमें किसी बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है ना, तो हम अकाउंटेंसी वाली लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये क्या है? लैंग्वेज है। बट किस चीज का लैंग्वेज है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किस चीज का लैंग्वेज है? ये बिजनेस का लैंग्वेज है। अब अकाउंटेंसी के अंदर में हमें अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस को बताया जाता है, जिस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है अकाउंटिंग। तो सेकंड वर्ड हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट, यानी अकाउंट्स बनाने वाले तरीके को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि एक बिजनेस के अंदर में ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जो उस ट्रांजैक्शंस को जो बंदा कर रहा है, उसके लिए उन सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। वो ऐसे याद थोड़ी रखेगा कि दिन के अंदर उसने किस किस पर्सन को कितना कितना सामान बेचा है, कब सामान बेचा था, टोटल सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ये सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है। अकाउंट्स के अंदर में हम इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। इस पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है, जो हमें डिटेल में समझना है। तो स्टार्टिंग में आता है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो डेफिनेशन किसने दी है? AICPA ने दिया है। अमेरिका का इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसने डेफिनेशन दिया भाई। अब देखो क्या डेफिनेशन देता है, कहता है अकाउंटिंग, ठीक है, क्या बता रहा है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग उन्होंने क्या बोला? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है भाई? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की आर्ट है। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग के अंदर तीन चीजें है, एक है रिकॉर्डिंग, एक क्लासिफाइंग, एक है समराइजिंग। किस चीज की हम ये करेंगे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। किस चीज की करेंगे? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यानी कि मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स एक फिक्स तरीका, एक ऐसा तरीका जिस तरीके से अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं ना, उसी तरीके से अकाउंट्स हर जगह बनाया जाता है। हर जगह अकाउंट्स बनाने का तरीका सेम होता है। सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन से टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। अब अकाउंट्स में हम जितनी भी चीजें लिखते हैं ना, सब कुछ मनी के टर्म्स में लिखते हैं कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, और क्या क्या हमारे पैसों के टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पैसों की लेन देन होना चाहिए, जिसको हम पैसों के टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसी चीजों को। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब समझना और समझाना, दोनों चीजें इसके अंदर में आ जाती है। अब इस पूरे की पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है, साधारण भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब हमने समझा अकाउंटिंग के अंदर में ना कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें करना होता है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या है? अब बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। कभी हम लोग सामान बेच रहे, कभी हम लोग सामान खरीद रहे हैं, कोई आके हमें पैसा दे के, किसी को हमने पैसा दे दिया, हम किसी को सैलरी दे रहे, रेंट दे रहे, बिजली का बिल दे रहे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे खर्चे हैं, बहुत सारी हमारी इनकम है, कहीं से कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन सबको ट्रांजेक्शन बोला जाता है। एक बिजनेस जो ये काम कर रहा है, इन सारे काम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस करते हैं। और इन सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग करना इन द सेंस लिखना, इन सबको हम क्या करते हैं? लिखते हैं, बुक्स में लिखना स्टार्ट करते हैं, उसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग को क्या बोला जा रहा है? लिखना बोला जा रहा है। अब ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं ना, साधारण भाषा में बताऊं तो हम एक रजिस्टर बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? एक रजिस्टर बनाते हैं, और उस रजिस्टर के अंदर हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि आज की तारीख ये है और हमने ये काम किया है, कितना अमाउंट के, वो सब कुछ हम चीजें लिखते हैं एक रजिस्टर के अंदर में। तो ये हम लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं? हम एक रजिस्टर के अंदर में लिख रहे हैं। और कितने रजिस्टर बनाए? अभी तक हमने सिर्फ एक ही बनाया, ठीक है। कितना रजिस्टर है? एक रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाएंगे, उसके अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग बोला जाएगा। अब रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा? रिकॉर्डिंग के बाद होगा हमारा क्लासीफाइंग।
क्लासीफाइंग। अब ये क्लासीफाइंग का क्या मतलब है? अब दिक्कत क्या हुई कि रिकॉर्डिंग वाली चीज में हमने क्या किया, हमने एक रजिस्टर बनाया और उसी रजिस्टर के अंदर हमने सब कुछ लिख दिया, सेल्स भी उसी में डाल दिया, परचेज भी उसी में डाल दिया, किसी से पैसे आ रहे हैं वो भी उसी में लिख दिया, किसी को पैसे दे रहे वो भी उसी के अंदर लिख दिया। अब सब कुछ क्या हौच पौच हो गया ना, सारी चीजें एक ही जगह पे लिख दिया। अब कल को क्या होगा, कल को अगर मुझे जानना है कि एक महीने के अंदर मैंने कितना सामान बेचा है, क्या उस रजिस्टर की मदद से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि एक महीने में कितना सामान बेचा है? बिल्कुल चेक तो कर सकता हूँ, बट कैसे होगा ये प्रोसेस? मैं कैलकुलेटर लूंगा, रजिस्टर खोलूंगा, एक एक करके एंट्री चेक करूंगा, सील वाली कितनी एंट्री और सबका मैं अमाउंट टोटल करता जाऊंगा। बट इस प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। हमेशा याद रखना कि अकाउंट्स का हमेशा मोटिव होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना। तो इसके लिए अब क्लासिफिकेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा कि अब हम यहाँ पे ना 4 अलग अलग रजिस्टर बनाने वाले हैं। क्लासिफिकेशन को बोला जाता है छाटना। क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं? छाटना, या बांटना भी बोला जाता है। छाटना बांटना एक ही चीज़ हो गया। इसके अंदर हम लोग कितने रजिस्टर बनाएंगे? हम 4 रजिस्टर बनाएंगे। अब 4 कौन कौन से रजिस्टर बनाएंगे? तो हम एक रजिस्टर बनाएंगे सेल्स का। जितने भी सेल्स वाले ट्रांजैक्शन जो हमने पहले वाले रजिस्टर में लिखे थे उसमें से देख के जो सेल्स वाले एंट्रीज होगी उन सबको हम सेल्स वाले रजिस्टर में लिख देंगे। ऐसे ही एक रजिस्टर बनाएंगे हम परचेज का। जो भी परचेज की एंट्री होगी उसको हम परचेज वाले रजिस्टर में लिख देंगे। एक रजिस्टर हम लोग बना लेंगे पेमेंट्स के लिए, कि जितने भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी पैसे हम लोग किसी को दे रहे हैं, वो सारे के सारे पेमेंट्स इसके अंदर में लिखा जाएगा। ऐसे ही एक हम बना लेंगे रजिस्टर रिसिप्ट के लिए, ठीक है, कि जितना भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है, कोई हमें पैसा दे के जा रहा है, उन सबको हम इस वाले रजिस्टर में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग में क्या किया, एक रजिस्टर हमने बनाया और उसको हमने सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे ट्रांजैक्शन उसी में लिख दिए। फिर हमने किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 4 रजिस्टर बनाए और पहले वाले रजिस्टर में से देख के एंट्रीज को अलग अलग रजिस्टर में लिखा। सेल्स वाली सारी एंट्री सेल्स में लिख दिया, परचेस वाला सब परचेस में लिख दिया, रिसिप्ट का रिसिप्ट में, पेमेंट का पेमेंट में। अब कल को अगर मुझे जानना है कि एक महीने में कितना सेल्स हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ सेल्स वाले रजिस्टर को उठाऊंगा और उसमें चेक करूंगा भाई मंथ एंड में कितना टोटल कर रखा है, और उससे मुझे पता लग जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो इसमें हमने किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड होता है हमारे पास समराइजिंग। समराइजिंग, अब ये समराइजिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, समराइजिंग वाले प्रोसेस में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना निकला है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट को, कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने का क्या होगा, एक मेथड होगा, एक तरीका होगा जिससे पता लगे प्रॉफिट कितना है। वैसे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, फिर बैलेंस शीट वगैरह बनाया जाता है। वो पूरा लंबा प्रोसेस है। बट मैं आपको एक सिंपल बहुत बेसिक वे में आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट बिजनेस में कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे सेल्स वाला रजिस्टर और हम ये चेक करेंगे कि हमने टोटल सेल कितने का किया। सेल्स वाले रजिस्टर से पता लग जाएगा सेल कितने का हुआ। उसमें से हम लोग लेस कर देंगे परचेस, यानी परचेस वाला रजिस्टर लेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि हमने सामान परचेज कितने का किया। सेल्स में से परचेस वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। इसके बाद एक अमाउंट हमारे पास बच जाएगा, एक हमारे पास अमाउंट बचेगा। इस अमाउंट में से हम लोग माइनस कर देंगे हमारे सारे खर्चे, यानी एक बिजनेस को चलाने में बहुत सारे खर्चे भी तो होते हैं ना। बताओ कौन कौन से खर्चे होते हैं। हम लोग सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, बिजली बिल पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पैसे पे करते हैं, मेंटेनेंस के पैसे पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं। वो सारे के सारे खर्चे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जो हमारे पास बचा ना, इसको बोला जाता है प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये आ गया अपने पास प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट निकालने का एक स्टैंडर्डाइज मेथड हो गया, बहुत बेसिक मेथड है, बट इस तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला है। तो अभी जो हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, उस डेफिनेशन के अंदर भी यही बातें लिखी थी। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो अभी हमने समझा रिकॉर्डिंग माने क्या, रिकॉर्डिंग माने लिखना। हम एक रजिस्टर बनाएंगे, उसके अंदर हम सारी की सारी चीजें लिखते रहेंगे। फिर क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन माने क्या, छाटना। अब हम उस रजिस्टर में से देख के सेल्स वाले सब सेल्स के रजिस्टर में लिख देंगे, परचेस वाले सब परचेस के रजिस्टर में लिख देंगे, ऐसी जो पेमेंट वाले होंगे पेमेंट के रजिस्टर में लिख देंगे, जो रिसिप्ट वाले रिसिप्ट के रजिस्टर में लिख देंगे। ठीक है, उसका फिर आपने समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करेंगे, समराइजिंग में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, सेल्स में से माइनस करेंगे परचेज को, फिर माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, जो बचेगा हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत बेसिक मेथड बताया मैंने, बट इसी तरीके से अकाउंट्स काम करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, आगे क्या बोलता है, कहता है द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिसमें हमारा मोटिव पैसा अर्न करना होता है, नॉन इकोनॉमिक जिसमें हमारा मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता है। तो जो भी ये इकोनॉमिक वाले ट्रांजेक्शन है ना, सिर्फ उनकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जा रही है। सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि एक जैसा तरीका। अब सोचो हम अपनी मर्जी से
किसी भी तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं, और बाकी ऐसे हर एक बिजनेसमैन अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का कोई सेंस रह जाएगा? कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो हर एक बिजनेस के अंदर में अकाउंट्स बनाने का तरीका सेम होना चाहिए। इसीलिए इंडिया में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं ना, सबके सब स्टैंडर्डाइज मेथड के ऊपर बनते हैं। तो जो मेथड हम लोग अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं ना, यही मेथड फॉलो किया जाता है पूरे इंडिया में, हर एक बिजनेस के ऊपर में यही सेम मेथड अप्लाई होता है। आगे इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंट्स में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, सब मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि हम ये रजिस्टर में लिख रहे थे ना रिकॉर्डिंग वाले में कि हमने सामान बेचा है, सामान बेचा है तो कितने का बेचा है वो अमाउंट लिखना है, सामान परचेज किया तो कितने का परचेज किया वो अमाउंट लिखना है, किसी ने पेमेंट दी कितना पेमेंट दिया वो लिखना है। तो हर एक चीज़ हमें मनी के टर्म में लिखना होता है कि पैसे कितने आए या कितने गए, उसका अमाउंट कितना था वो अमाउंट लिखना जरूरी होता है। आगे कहते हैं मनी द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब दो चीज़ होती है, एक होता है ट्रांजेक्शन, एक होता है इवेंट्स। अगर ट्रांजेक्शन या इवेंट्स की मैं बात करता हूँ, अभी चैप्टर नंबर 2 में भी हम समझेंगे वैसे तो, बट अगर मैं कोई सिंगल बात करूंगा तो ट्रांजेक्शन होता है, अगर मैं सबको मिक्स कर दूंगा तो इवेंट बन जाता है। एग्जाम्पल, आप एक मशीन परचेज करने के लिए गए मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप गए मार्केट में, मशीन परचेज किया, मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। अब उस मशीन को लेके फैक्ट्री में लाने तक का किराया आपको 10,000 रुपये का लग गया। अब फैक्ट्री में लाने के बाद उसको इंस्टॉल करवाना था, इंस्टॉलेशन में आपके 10,000 रुपये और खर्च हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये मशीन कितने की पड़ी, कॉस्ट कितनी है इसकी, तो आप क्या बोलोगे? 1 लाख है, 1,20,000, 1,20,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख की मशीन थी, 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन था, 10,000 का इंस्टॉलेशन था, टोटल कितने की पड़ी आपको? 1,20,000 की पड़ी। अब इस मशीन खरीदने वाले प्रोसेस को इवेंट बोला जाएगा, खरीदने वाले प्रोसेस को इवेंट बोलेंगे। और इसके अंदर 3 काम हुए हैं, एक आपने मशीन खरीदा 1 लाख का, ट्रांसपोर्टेशन करवाया 10,000 का, इंस्टॉलेशन करवाया 10,000 का, इन सबको इवेंट्स बोला जाएगा। तो ये तीनों क्या इवेंट्स हैं, और तीनों मिलकर काम तो एक ही कर रहे हैं ना, मशीन लेके आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसे इवेंट बोलेंगे। तो ऐसे इवेंट बनता है और ट्रांजेक्शन बनता है। जो सिंगल होते हैं उन सबको ट्रांजेक्शन बोला जाता है, और जब मैं एक ही नेचर वाले सारे ट्रांजेक्शन को मिक्स कर देता हूँ तो उसे इवेंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। आगे हमारे पास विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में पैसा आएगा या जाएगा ही, हम उधार में तो मशीन खरीद सकते हैं ना, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मशीन आपने कितने की खरीदी है। मैं उधार में मशीन खरीदूंगा, बट ये तो स्पेसिफाई होगा ना, बिल में अमाउंट तो लिखा जाएगा ना कि मशीन की वैल्यू कितनी है। हाँ, पैसा अभी नहीं देना, बट कभी तो देना ना, तो पैसा डिसाइड तो आज ही हो जाएगा ना। तो मशीन की वैल्यू कितनी है ये पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर वैल्यू कितनी है हमें यही नहीं पता लग रहा ना, तो अगेन हम लोग अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अकाउंट्स के अंदर फिर हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो वैल्यू पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, लास्ट में आता है हमारा इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग में क्या आता है? बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हर एक बिजनेस के अंदर में अकाउंट्स बनते हैं। टाइम टू टाइम हमें ना अकाउंट्स को स्टडी करके ये समझना होता है कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। जैसे आप ऐसे समझो कि आप गए किसी के बिजनेस को परचेज करने के लिए, बट उसके बिजनेस को परचेज करने से पहले उसका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग, उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब तो कैलकुलेट करोगे ना। इसी प्रोसेस को इंटरप्रेटिंग बोला जाता है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम गए बैंक में लोन मांगने के लिए। अब बैंक वाला पर्सन क्या बिना वेरिफिकेशन के हमें लोन दे देगा? नहीं, पहले तो वेरीफाई करेगा ना। क्या वेरीफाई करेगा? हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा। अब अकाउंट्स को वेरीफाई करने में क्या क्या चेक करेगा? प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, बिजनेस की वैल्यू कितनी, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेट करना बोलेंगे। तो ऐसे ही जैसे आपको एक बैलेंस शीट दे दिया किसी ने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रहे किसी कंपनी का, अब आप उसको पढ़ के ये अंदाजा लगा रहे हो कि ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में ग्रो होगी या नहीं होगी, इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटिंग बोलेंगे। पढ़ के समझना और समझाना इंटरप्रेटिंग कहलाता है। तो ये इंटरप्रेटिंग है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको समझना कि ये रिजल्ट हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का। इसके बाद हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ लिया। अब आगे देखो आगे क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हम प्रोसेस समझ रहे थे कि रिकॉर्डिंग में हमें अकाउंटिंग में हमें रिकॉर्डिंग करना होता है, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग करना होता है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है, ये जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर्स लिखे ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे कि किस तरीके से काम होता है। एक्चुअल में इनको ना कुछ और बोला जाता है। अब इनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? हम इन्हें कहते हैं बुक्स। हम क्या कहते हैं? बुक्स कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर वर्ड यूज नहीं करते, रजिस्टर को हम बुक्स के नाम से डिनोट करते हैं। अब रिकॉर्डिंग वाले केस में जो बुक बनती है उसका नाम होता है जर्नल, JOURNAL, जर्नल। ठीक है, जर्नल नाम से एक बुक बनाई जाती है, उस बुक के अंदर हम सारी की सारी एंट्रीज कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग बन रहा है ना, उन सबको बोला जाता है लेजर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेजर्स बोलते हैं। अब लेजर्स में अभी तो मैंने आपको बोला था सिर्फ 4 बनते हैं, बट एक्चुअल में 4 ही बने जरूरी नहीं है, कितने भी बन सकते हैं। कभी कभी बिजनेस के अंदर में 400 लेजर भी हो सकते हैं, 4000 लेजर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं।
जितने ज़्यादा हम ट्रांजेक्शन्स में एंटर करेंगे ना, अलग अलग पर्सन्स के साथ या अलग अलग चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स में आएंगे उसके लिए अकाउंट अलग से बनाया जाता है, हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए नया अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरीके से लेजर्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सेल्स का लेजर हो सकता है, परचेज का लेजर हो सकता है, कैश का लेजर हो सकता है, बैंक का लेजर हो सकता है। आप मशीन खरीद के लेके आओगे तो मशीन का लेजर हो जाएगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे कैपिटल का लेजर हो जाएगा। ऐसे हमें हर एक चीज़ का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये उन सबको बोला जाता है लेजर्स। फिर ये समराइजिंग वाले प्रोसेस में, अब ये प्रोसेस तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट ये बहुत बेसिक प्रोसेस है। एक्चुअल में समराइजिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहले वाले अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे वाले अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरे वाले का नाम होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये 3 जो है हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तीनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, बात की बात है। अभी के लिए समझ लो ये 3 अकाउंट बनाया जाता है जिससे हमें पता लगता है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कैसे काम होता है। तो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा बनता है, जर्नल। क्लासिफिकेशन के लिए क्या बनता है, लेजर्स। और समराइजिंग के लिए क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये अलग अलग नाम है हमारे पास। अब आगे कहता है ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, मतलब ये जो पूरा हम अकाउंटिंग वाली मेहनत कर रहे हैं भाई, ये क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में देखो सिंपल है। पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। मतलब अब हमारे पास बुक्स होगा तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा ना कि हाँ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, कब कब ट्रांजेक्शन हुआ था। सेकंड कहते हैं टू एसरटेन द प्रॉफिट अर्न, हमें पता लग सके कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अब कोई भी बिजनेस क्यों काम कर रहा होता है, प्रॉफिट के लिए ना। कैसे पता लगेगा, अकाउंटिंग करके पता लगेगा। नेक्स्ट क्या है, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि उसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, क्या उसकी बिजनेस स्टेबल है या नहीं है, क्या उसके ऊपर में लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या उसके ऊपर लोन्स बहुत कम है, क्या उसके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाती है। इसके बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि वो बिजनेस की कंडीशन कितनी है, क्या वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या बेकार है, आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो करेगा या डूब जाएगा। ये सब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाता है। तीसरा आता है टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, हमें अलग अलग यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब जैसे एक मैनेजर है, सेल्स का मैनेजर, उसे सेल्स करने के लिए एक प्लान बनाना है, बट प्लान बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा उसको इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे वो सेल्स का प्लान बनाएगा। आगे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मैनेजमेंट यानी हमारे बिजनेस को चलाने वाले लोग, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ, इन लोगों का हमारे बिजनेस को रन करना है। बट बिजनेस को रन करने के लिए भी बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, टाइम टू टाइम, कि बिजनेस हमारा कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सब कुछ कैसे पता लगेगा, अकाउंट्स के जरिए पता लगेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अगर हमारे रेगुलर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बने रहेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाता है। तो ये हमारे पास है अलग अलग ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास है एडवांटेजेस, कि अगर हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो फायदा क्या होगा भाई। अब काफी सिंपल चीज है ये, अकाउंट्स बनाने का क्या क्या फायदा होगा। जैसे देखो क्या क्या लिख रहे हैं, कह रहे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच आर यूजफुल टू मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो डिसीजंस ले पाएंगे ना। मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होगा तो अच्छे ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। जैसे अभी हमने सेल्स मैनेजर का एग्जांपल लिया था, टू प्रोवाइड ओनर्स टू कंपेयर 1 ईयर्स रिजल्ट विद अनदर ईयर्स, जो हमारे बिजनेस का मालिक है उसके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कंपेयर करने का कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, पिछले साल का कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो कोई बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट के लिए तो इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, तो उसे पता कैसे लगेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, अकाउंट्स के जरिए पता लगेगा। आगे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में बंद तो नहीं हो जाएगा, लॉस मेकिंग तो नहीं है, ये सब पता लगता है। इट हेल्प इन कीपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड बनेगा। और क्या कहता है, इट हेल्प द फर्म टू एसेस इट्स करेक्ट टैक्स लेवलिटी पता लगाने के लिए। अब टैक्स लेवलिटी क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट बोलता है बिजनेसेस को कि बिजनेस आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल, जैसे गवर्नमेंट बोलता है हर एक कंपनी को कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, बिजनेस का प्रॉफिट, उसके ऊपर में आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 30% टैक्स किस चीज़ के ऊपर देना है, प्रॉफिट के ऊपर देना है। बट प्रॉफिट कितना हुआ ये कैसे पता लगेगा, अकाउंट्स के जरिए तो पता लगेगा। तो टैक्स लेवलिटी कितनी है कैसे पता लगता है, अकाउंट्स के जरिए पता लगता है। आगे प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग प्रॉपर्ली परचेसिंग प्राइस। अब अगर हमने अच्छे से अकाउंट्स बना रखा है तो हमें पता लग सकता है कि उस बिजनेस की परचेसिंग पावर क्या है, उसका परचेसिंग प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में गए किसी बिजनेस को परचेस करने के लिए, बट पहले उसकी प्राइस कितनी है तो पता लगाओगे ना, कैसे पता लगाओगे, अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर पता लगाओगे। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं।
लिमिटेशंस मींस प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कत है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में, क्या क्या इसकी कमियां हैं। अब कमियों में देखो क्या क्या है। पहला चीज़ है इट इज़ अ हिस्टोरिकल इन नेचर, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, यानी ये पुरानी बातें बीती बातें रिपीट कर रहा है, ये कुछ नया नहीं बता रहा, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सिर्फ ऐसी बातें बताता है जो मनी के टर्म में हो सकती है, जो मनी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो बात नहीं बताता। सही बात है भाई, ये सिर्फ मनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता, बाकी इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता। अब इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम मनी के टर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट उसकी वजह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, बट वो बातें यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती। जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो गया और 7-8 दिन तक हमारी फैक्ट्री में काम ही नहीं हुआ, तो क्या हमें लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ। बट ये जो स्ट्राइक वाला पूरा इवेंट है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं जर्नल वाली बुक में मैं जाके लिखूंगा कि हमारा स्ट्राइक हो गया? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक की मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता हमें, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ही नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है ना, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बट अगर हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्या इसकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट पड़ रहा है, हम फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्डिंग करते हैं ना। इट में अफेक्ट बाई विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग के जरिए अफेक्ट हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, ये भी एक बहुत ही एक इसका लिमिटेशन में से एक आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, अकाउंट्स बनाने वाले कौन है? बिजनेस ही तो अपना खुद का अकाउंट्स बना रहा है। तो बिजनेस क्या करता है, जो बंदे अकाउंट्स बना रहे हैं उनको उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशराइज करता है कि आप इसके अंदर में विंडो ड्रेसिंग कर दो। विंडो ड्रेसिंग मींस आप ऐसी चीज़ें दिखाओ जो एक्चुअल में हुई नहीं हुई। जैसे कि अब हमारी कंपनी का सेल्स हुआ 1 लाख, बट हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा सो, तो हमने सेल्स दिखा दिया 10 लाख का, अकाउंट्स के अंदर में कुछ एंट्रीज पास कर दी, सेल दिखा दिया 10 लाख का। गलत किया, सेल्स कम था, हमने सेल्स को बढ़ा के दिखा दिया। या सेल्स हमारी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, हमने सेल्स को ही कम कर दिया। तो सेल्स ज़्यादा दिखा दिया, सेल्स कम दिखा दिया, दोनों ही क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। तो ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट्स में डाल देते हैं ना, जिसकी वजह से हम एक लॉस मेकिंग कंपनी को कभी कभी प्रॉफिट मेकिंग दिखा देते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कभी कभी लॉस मेकिंग दिखा देते हैं। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन विंडो ड्रेसिंग में आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अकाउंट्स खुद से ही बना रहे हैं ना, बिजनेस अपना अकाउंट्स खुद से ही बना रहा है। तो ऐसे दबाव में आके या बिजनेस की इच्छा की वजह से जो अकाउंटेंट, जो बंदा अकाउंट बना रहा है, वो बिजनेसमैन के कहने पे कई बार ऐसा काम कर देता है। हालांकि ये इलीगल है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। अब जो बंदा अकाउंट्स बना रहा है ना, कई बार ये उसकी पर्सनल बायसनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अकाउंट्स बनाएगा और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में वो चेंजेस कर सकता है। देन है, अब जैसे इसके अंदर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अभी के लिए ना, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट पे मैं आपको जितनी नई नई चीज़ें ऐसे बताता रहूँगा ना, वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आप बोलोगे भैया क्या क्या नया नया आप बताते चले जा रहे हो, इसलिए बिल्कुल सिंपल रखो। देखो, बहुत अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ सब्जेक्ट है, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये होता है कि इसको पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका बस सही होना चाहिए। अगर सही तरीका रहेगा तो बहुत सिंपल, बहुत सुलझा हुआ सब्जेक्ट है, वरना इससे ज़्यादा उलझा हुआ सब्जेक्ट आपको कोई मिल नहीं सकता। मतलब अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो सिंपल बहुत ज़्यादा है, बट अगर गलत ढंग से अगर आपने पढ़ लिया तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा आखिर चल क्या रहा है। तो बहुत सिंपली समझो, जो बता रहा हूँ बस इतना इतना समझते हो चलो, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आगे कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इसके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब रूल्स होते हैं कुछ, कन्वेंशन हमारे अगेन कुछ रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से ना कई बार जो है ना, ये हमें रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। यहाँ पे लिखा है रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन, कई बार हमें रियलिस्टिक बातें नहीं बताते। जिसमें से एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। बहुत सिंपल है, ये कहते हैं एक बार आपने कोई सामान खरीदा ना, तो जिस प्राइस पे आपने उसे परचेज किया ना, बुक्स के अंदर में वही प्राइस लिखोगे, उसको कभी भी आपको चेंज नहीं करना। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। अब एग्जाम्पल, हमने आज से 10 साल पहले एक बिल्डिंग परचेज किया था, या एक हमने ज़मीन परचेज किया 10 लाख का। आज के डेट में उसकी वैल्यू 10 लाख का खरीदा था, 10 साल बाद उसकी वैल्यू मान लेते हैं मार्केट वैल्यू 30 लाख या 40 लाख हो गई है। बट हम अपने बुक्स के अंदर में उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसको चेक करेंगे कितना आएगा, 10 लाख ही सो होगा। क्यों? क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं। जिस प्राइस पे परचेज किया उसी प्राइस पे मेंटेन करना, मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन होता है, हम उसे चेंज नहीं करना है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ये एक लिमिटेशन है, इसकी वजह से रियलिस्टिक वैल्यू नहीं मिलती है। अब अगर जैसे अब अकाउंट्स में हम चेक करें कि बैलेंस शीट में हमारे पास जमीन कितनी की 10 लाख की है, तो हम क्या सोचेंगे सिर्फ 10 लाख की जमीन है, एक्चुअल में मार्केट वैल्यू पता लगे 50 लाख है। तो क्या हो रहा है, हमें हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है बट बुक्स के अंदर में नहीं शो हो रहा है। तो ये ऐसा भी हो जाता है, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। तो ये भी क्या इसकी लिमिटेशंस में से एक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक समझा अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है।
ऐसे ही आपको जो है इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे और पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस करवाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एकमात्र काम करना है, स्टडी वाइब वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ लाइव लेक्चर्स भी होते हैं जिसकी रेगुलर आपको इंटीमेशन आ सके, इसके लिए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।